क्या विचार है, आप क्यों बढ़ना चाहते हैं? भगत सिंह भगत सिंह आशावादी जो विचार स्तंभ है, जिसकी आप सह निर्मात्री हैं, तो किस विचार से उत्प्रेरित होके आपने ये स्तंभ की रचना करने का डिसीजन लिया? बताइए। अरे भगत सिंह के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं पापा, हो देखिए पापा, ये देखिए सह निर्मात्री का हाल। भगत सिंह एक अच्छे इंसान थे। वाह भाई वाह। तो अच्छा इंसान कितना घुड़सवार थे जो कि बहुत ही लंबे थे और नौजवान थे और बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही जूझे हैं अपने आसपास के लोगों से, बहुत ही लड़ाई में जूझे हैं, सबसे शक्तिमान थे। देश लड़ाई किए थे। वही अंग्रेजों ने आसपास अरे तो कहते अंग्रेज ना लोग बोलो का भगत सिंह बहुत ही तेज घोड़ा चलाते थे और बहुत ही सुंदर थे, अति सुंदर थे, अंग्रेजों से भी सुंदर थे। गंदे लगते थे। देखो ना इनका ना देखो, भगत सिंह एक अच्छे इंसान थे, है ना। जब अपना देश गुलाम था और अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। भगत सिंह का इसमें कौन है भगत सिंह, बताओ। आप बताइए। हमको तो पता है ही। मैं बताऊं? बताओ। भगत सिंह का नाम सुनकर मैं डरा जाता हूँ। पता है कौन है भगत सिंह? कौन है भगत सिंह? दिखाता हूँ। दिखाओ। वाह भाई वाह, क्या बात है, आपका हम पास हो गया। बोलो भगत सिंह तो कि अच्छे इंसान थे। बोलो बाबू कैसे? बोलो कि भगत सिंह एक अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान थे। वे अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे। हाँ, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू की अंग्रेजों के विरुद्ध। किससे लड़ाई? देखो ये तो अपने पढ़ावे लगभग। किससे लड़ाई? अंग्रेजों के साथ लड़ाई करना शुरू किया। अंग्रेजों? हाँ, अंग्रेज विदेशी थे अपने देश। तुम किस देश में रहते हो? बोलो किस देश में? देखो तुम किस देश में रहते हो? व्हाट इज नेम ऑफ योर कंट्री? इंग्लिश। इंडिया। तुम्हारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। क्या बोलेगा? हिंदुस्तान। एंड व्हाट इज नेम ऑफ योर फादर? अजयविता सुमन। एंड व्हाट इज नेम ऑफ योर मदर? अभिलाषा सिंह। व्हाट इज नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर? सिन्नाथ सिंह। श्रीनाथ आशावादी। सिन्नाथ सिंह भी बोल सकता है। हाँ, श्रीनाथ सिंह बोल सकते हो। एंड व्हाट इज नेम ऑफ योर ग्रैंड मदर? पापा जी वो बताइए तो भगत सिंह जी काहे इतना रचना कइले बनी कौन खूबी से बताइए। अच्छा लागल बा। बात ये है कि बताइए। भगत सिंह हम्म, को बहुत कम जीने का मौका मिला। हाँ, बहुत 23 वर्ष 5 महीना 27 दिन की जिंदगी थी उनकी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना अध्ययन किया। वो केवल देशभक्त ही नहीं थे, वे केवल बहादुर ही नहीं थे। लोग जानते हैं कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी की तख्ते पर जुट गए, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। इससे भी बड़ी बारीकी थी कि 23 वर्ष का नौजवान ने इतना ज़्यादा अध्ययन किया और दुनिया को इतना ज़्यादा दे दिया जो इस कम उम्र में किसी भी व्यक्ति ने इतना ज़्यादा दुनिया को प्रदान नहीं किया है। उदाहरण के लिए कहा ये बात है कि जब इनकी उम्र 18 वर्ष की हुई, यानी 26 ईस्वी के आसपास, तो इन लोगों ने गहरा अध्ययन करना शुरू किया। ये लाजपत राय पुस्तकालय में घंटों बैठकर दिन भर पढ़ा करते थे और दुनिया की जितनी भी समाजवादी किताबें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, चाहे लेनिन हो, पापा वो मदन मोहन मालवीय है, चाहे मार्क्स हो, पंडित मदन मोहन मालवीय, इतिहास हो दुनिया का, उन्होंने सबको अध्ययन किया और इनका एक अपना विचार बन गया। इनका अपना विचार ये बना कि ये ढोंग और पाखंड के पक्के विरोधी हुए। इन्होंने कहा कि है नौजवानों, तुम्हें पढ़ो लेकिन आंख मूंद कर मत पढ़ो, पढ़ो, आलोचना करो, सोचो अब तब अपना विचार बनाओ। इस विचार के फलस्वरूप उन्होंने पाया कि ये सारी दुनिया मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ती है और सारी दुनिया महज स्वार्थ के लिए पूजा किया करती है। तो ये बात स्वीकार किया कि ईश्वर की पूजा करने से
ईश्वर में विश्वास करने से, जैसे कि लिखा है, ईश्वर में विश्वास करने से व्यक्ति को अभूतपूर्व शांति मिलती है और राहत मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है, इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने नकारात्मक पहलू पर बहुत विचार दिया और ये कहा कि जिस व्यक्ति को वास्तविकता ज्ञान हो जाएगा, जो व्यक्ति दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, क्या हुई, दुनिया का रहस्य क्या है, इसको जो अच्छी तरह जान पाएगा, तो वह पूजा और बनावटी चीजों पर विचार करना बंद करेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने ये माना है कि ईश्वर कल्पना की चीज है। मनुष्य ने अपनी कमजोरियों को पहचानने के बाद ईश्वर की कल्पना, काल्पनिक अस्तित्व की कल्पना की। ये विचार मुझे बहुत पसंद पड़ा और मैंने सोचा कि यह आदमी जो कम उम्र में इतना ज्यादा अध्ययन किया है और साफ विचार का आदमी है। साफ विचार से मैं कहूँगा कि जब ये नौजवान हुए, 18 वर्ष उम्र हुए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पगड़ी उतार कर फेंक दी। सिख होते पगड़ी उतार दी, केस कटवा लिए, दाढ़ी मुड़वा ली और कहा कि ये बनावटी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आज जमाने में ये शुद्ध इंसान बनना चाहते थे और सारे संसार को, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी कौम का आदमी हो, एक इंसान मानते रहे। और जो सबसे दबा कुचला आदमी है, क्योंकि उस जमाने में रूस में क्रांति हुई थी और जो ही नौजवान थे देश के लिए करना चाहते थे, उन लोगों को कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरणा मिली। हालांकि बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन से उनको विश्वास किया। उन्होंने खुद कहा कि शुरू के दिनों में मुझे कोई हिंसक कर सकता है, आतंकवादी कर, शुरू के दिनों में, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल इस हिंसा से विश्वास किया। मैंने माना कि जन आंदोलन का आधार अहिंसा हो सकती है। ये इन्होंने फांसी के करीब 1 महीना पहले फरवरी में ये लेख दिखा हुआ। तो मैंने देखा इतने महान आदमी का स्मारक कि बिहार में कोई है ही नहीं है, ये राजनीति के शिकार हो गए। ठीक है, भगत सिंह को बहुत महान लोग मानते हैं, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार मानती है, लेकिन अपने अपने नाजायज फायदा के लिए, चाहे भाजपा हो चाहे कोई पार्टी हो, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भगत सिंह का नाम लेती है। लेकिन भगत सिंह को ये कहीं भी हम देखते हैं कि बिहार के अंदर हिंदुस्तान में बहुत कम उनका स्मारक मैं देखा। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्मारक बनाऊं और बनाकर दुनिया के सामने मिसाल पेश करूं। हालांकि मुझे परेशानी हुई, खर्च पड़ा, लेकिन इतिहास हो गया। हमारा भी इतिहास हुआ और भगत सिंह का भी इतिहास हुआ, इसलिए मैंने भगत सिंह का यह स्मारक बनाया। दूसरी बात है कि मैं बहुत पहले सोचा था, पता भी मुझे था कि उन्होंने फांसी के समय ससुर में हंसते हंसते जेल में जान दी थी और गिर गया था। इनका वजन नहीं बढ़ गया। ये भी मुझे बात की जानकारी थी। ये भी जानकारी थी कि सबसे दबा कुचला और घृणित आदमी मेहतर के बनाया खाना इन्होंने खाया था। ये बहुत बड़ा यह त्याग है, ये बहुत बड़ा विचार है। एक मेहतर के हाथ से खाना खाना, जो उस जमाने में मेहतर का नाम नहीं सुनना चाहते थे, इनका एक मिसाल है, इनकी छटपटाहट है। मानवता के लिए मन में जो प्रेम है, दिल्ली के लिए मन में जो प्रेम है, वो प्रेम का ये अनूठा उदाहरण है। और इनको शहीद आजम कहा गया, क्यों आजम बने प्रधान क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया में जब इनकी फांसी हुई तो लगा कि लंदन की सिर्फ लंदन सब भी डगमगा रहा है। बहुत सारे अंग्रेजों ने इनको महान माना है, गांधी जी तक ने भी इनको महान माना है। मैं एक बात कह दूं, उन्होंने कहा था फांसी के थोड़ा समय पहले कहा था कि मरा हुआ भगत सिंह जिंदा भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक साबित होगा अंग्रेज सरकार के लिए, और आने वाले 15 वर्षों में इस देश को शोक से जाना होगा। बात सही है। जबकि फांसी हो गई तो भूचाल आ गया, सारी भारत से भूचाल आ गया। नौसेना में विद्रोह हुआ, कानपुर में विद्रोह हुआ, नौजवान में विद्रोह किया। 42 के आंदोलन जो याद, गांधी जी की यात्रा हिल उठी थी। और गांधी जी ने जब 42 के आंदोलन में तोड़ फोड़ हुआ, हिंसा हुई, तो गांधी जी मौन हो गए। पत्रकारों ने कहा कि बापू क्या आपको अहिंसा से विश्वास उठ गया? तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं तो उसी पर हूँ। तो कहा कि एक चौड़ा चौड़ी कांड हो गया 1921 में अशोक आंदोलन के समय, तो आपने वो आंदोलन वापस ले लिया। और जब 42 में कितने लोग अंग्रेज लोगों को मार दिया गया, तो आपने क्यों वापस लिया? तो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं जुड़ा। उनकी आत्मा में भगत सिंह की मारो आत्मा करहा रही थी। और
इसलिए ये निश्चित रूप से 31 में बात फांसी पड़े और 15 वर्ष के बाद 47 में यह देश आज़ाद हो गया। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी है भगत सिंह की। इसलिए मैं उन्हें भी कहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यानी गांधी जी और अंग्रेजों से भी समझौता होगा, लेकिन यह समझौता जो होगा देश को आज़ादी मिलेगी, इससे कोई राहत नहीं मिल पाएगी। ये बात सही है। आज देश की स्थिति देखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं, तो मैंने इसीलिए भगत सिंह का स्मारक बनाया और ऐसा बनाया कि बिहार में तो कोई है ही नहीं, देखने के मिलता ही नहीं है। और मैंने आज तक बहुत संतुष्टि हुई, मुझे बहुत संतोष हुआ। और मैं जिंदा रहने के लिए, मैं टेंशन से दूर रहने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए मैंने यह आश्रम बनाया। हो गया।